अगले सत्र की ओर बढ़ते हैं। हमारी अगली वक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर मीना पानीकर, फैकल्टी ऑफ लॉ, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज उनका विषय है द एसिमेट्रिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म एंड इट्स चैलेंजेस। मैम, वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली शेयर योर इनसाइट्स प्लीज। थैंक यू ऑल। मुझे ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट मिला था कि बाइलिंगुअल कर दो, थोड़ा मुश्किल पड़ेगा मेरे लिए, लेकिन कोशिश करूँगी। मैं एक टॉपिक के ऊपर बोलना चाहती हूँ, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल मानते हैं, वो है फेडरलिज्म। पता नहीं है आप में कितने लोग उसके ऊपर इतना सीरियसली बात करते हैं। ज़्यादातर लॉ में है, पॉलिटिकल साइंस में है, काफ़ी डिस्कशंस होते रहते हैं। और आजकल शायद पिछले 3-4 साल से ज़्यादा डिस्कशन हो गया, particularly because of the abrogation of Article 370 कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। मैं उस इशू में नहीं जा रही हूँ, लेकिन असिमेट्रिक फेडरलिज्म के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा एनलाइटन किया सबको कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है, वो असिमेट्रिक है। असिमेट्रिक मतलब वो लेवल, एक लेवल पर सारे स्टेट्स को, टेरिटरीज को ट्रीट नहीं करते। असिमेट्री, अनइवननेस है, तो इनइक्वालिटी लग सकता है। कुछ स्टेट्स को ज़्यादा दे रहे, कुछ को सेपरेटली प्रोविजंस बनाया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो असिमेट्रिक कैरेक्टर वो शुरुआत से है। वो नॉट ओनली विथ रेस्पेक्ट टू आर्टिकल 370, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी जगह पर आप ये देख सकते हैं। ये एक और डायमेंशन इसका ये है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो एक फेडरल मॉडल के लिए क्यों कोशिश किया। एक तो है कि हमारा देश काफ़ी बड़ा है, डाइवर्स कल्चर है, रिलीजन है, लैंग्वेज है, सारे कुछ इतना डाइवर्सिटी है, प्लूरालिटी है। इसकी वजह से हमें एक मॉडल विच वुड वर्क बेटर फॉर इंडिया वाज अ फेडरल मॉडल, कि हम एक सेंटर में गवर्नमेंट होगा, स्टेट में गवर्नमेंट होगा, आपस में पावर शेयरिंग करेंगे। लेकिन ये पावर शेयरिंग का इक्वेशन क्या हो सकता है, उसमें कंसर्न्स था। लेकिन क्योंकि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, हमारे पास ब्रिटिश डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, काफ़ी स्टेट्स, काफ़ी टेरिटरीज थे विच वर अंडर डिफरेंट colonial rulers. For instance, if you look at Portugal, French rulers in different smaller portions of India, ये सब मिलजुल कर इंडिया होते थे। तो इसमें इंटीग्रेट करके, यूनाइट करके लेकर आना एक बड़ा टास्क था। एक बढ़िया क्रेडिट गोज टू सरदार पटेल एंड हिज टीम कि वो इंटीग्रेशन पॉसिबल हो गया टू अ लार्ज एक्सटेंट। वो इंटीग्रेशन में हमें काफ़ी कुछ अरेंजमेंट्स वर्कआउट करना पड़ा। तो इंडिया शुरू किया इनका इंडिपेंडेंट जर्नी। देयर वर 4 काइंड्स ऑफ टेरिटरीज, ABCD। आप अभी देखते हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट शेड्यूल देखते हैं तो आपको मिलेगा वहाँ पर डिस्कशन अबाउट स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है, फिर कुछ और टेरिटरीज वो इंडिया के पास है तो वो भी इंक्लूड करेंगे। तो बाई एंड लार्ज हम देखते हैं 2 तरह के टेरिटरीज, वो स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है। वो स्टेट्स में भी हमने कुछ स्टेट्स के लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजंस कर दिया है। तो 2 शेड्यूल्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, 5th और 6th शेड्यूल बोलते हैं। तो 5th शेड्यूल में है जितने भी शेड्यूल्ड एरिया से, ट्राइबल एरिया से, सारे देश का, उसको 5th शेड्यूल में इंक्लूड किया है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किया है। और 6th शेड्यूल में है 4 स्टेट्स है, आसाम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। वो उनके लिए ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाया है, गवर्नर के साथ मिलकर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स बनाया है। वो एक सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने शुरुआत से अपने आप बनाया है। फिर ओवर द इयर्स हमने काफ़ी कुछ टेरिटरीज के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना दिया।
अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन खोलकर देखोगे, आर्टिकल 370 एब्रोगेटेड है, तो उसके मेंशन में नहीं कर रही हूँ। 371 से लेकर 371 कैपिटल जे तक आपको स्पेशल अरेंजमेंट्स ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए मिलेगा, कर्नाटका हैदराबाद रीजन के लिए मिलेगा, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लिए मिलेगा, और भी सजेशंस आ रहे हैं। एक प्रपोज्ड वाला स्टिल पेंडिंग है, वो 371 के है। सिमिलर मॉडल्स ऑल्सो मे बी देयर इन फ्यूचर। तो कहने का ये मतलब है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक 10 और 11 टेरिटरीज के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी किया है। अभी कौन कौन से एरिया में ये स्पेशल अरेंजमेंट होगा? एजुकेशन में है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में है, इवन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में है, सिविल क्रिमिनल जस्टिस, जहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न टेरिटरीज में सम स्टेट्स में अपना कस्टमरी लॉस के बेसिस पर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी प्रोवाइड किया है ये प्रोविजंस में। तो कितना वास्ट डाइवर्सिटी है, और एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस इतना डिफिकल्ट प्रोसेस है कि हम फेडरलिज्म बोलते हैं टू सिंपली से दैट इट इज़ अ शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। वो एग्जीक्यूटिव पावर्स हो सकता है, लॉ मेकिंग पावर्स हो सकता है, डिवीजन सब कर दिया है। लेकिन अंदर अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे, आप देखते हैं कि वो स्पेशल अरेंजमेंट्स काफ़ी कुछ बनाया है। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट को 2 बार सोचना पड़ता है कि अगर एक लॉ लेकर आ रहे, वो किस टेरिटरी में कैसे काम करेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेशल प्रोविजंस पर भी देखकर करना पड़ता है। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में कुछ केसेस आया था कि ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में शेड्यूल्ड एरियाज में कुछ एरियाज में वो वीमेन को पार्टिसिपेट करने नहीं देते थे इलेक्शंस में। तो वीमेन कंटेस्ट नहीं करते, इलेक्शन में लड़ नहीं सकते। आर्ग्यूमेंट था कि वो हमारे कस्टम में ये परमिटेड नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कस्टम इज रिकग्नाइज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन उनका इज्जत देते हैं, लेकिन उसमें वो कस्टम अगर हमारे जनरल लॉ, वो जेंडर जस्टिस को मानते हैं, वीमेन के इक्वालिटी को मानते हैं, तो उसके फेवर में ही कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट विल अलाउ नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन। तो ऐसे ऐसे केसेस चुन चुन के आ रहे 5th 6th शेड्यूल्स में। कितने वो एक प्रोसेस, जैसे पिछले स्पीकर ने बोला, एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अडॉप्ट किया, वहाँ एंड हो गया, अभी वो टेक्स्ट के बेसिस पर हम देश को चलाएंगे। नहीं, देश चलाते वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में चैलेंजेस आते रहते हैं, और आते रहते हैं। वो डिपेंड्स अपॉन कितने आपके देश के लोग सोचते हैं अपने राइट्स के ऊपर, उनको कितना एजुकेशन मिलता है, कितने एम्पावरमेंट मिलता है। आपके मिनिस्ट्रीज, काफ़ी मिनिस्ट्री लगे जाते हैं कि लॉ को प्रैक्टिस करने के लिए। हम जस्टिस को यूजुअली बोलते हैं जस्टिस कोर्ट रूम का जस्टिस के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं। कोर्ट है, जजेस है, लॉयर्स है, वो है प्रैक्टिशनर्स ऑफ लॉ। एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हर दिन कितने फाइल प्रोसेस करते हैं, वो भी एक प्रैक्टिशनर है, वो हम इतने ध्यान से देखते नहीं है। तो ये कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितने डीपली आप देखोगे, उतने डीपली आपको चैलेंजेस भी मिलते रहेंगे। कोर्ट्स ने काफ़ी कुछ ये स्पेशल अरेंजमेंट्स फेडरलिज्म का किया है, उसको रेस्पेक्ट करके चल रहे। लेकिन कुछ इश्यूज में, जैसे जेंडर जस्टिस है, उसमें वो मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कस्टमरी लॉ भी इवेंचुअली हैव टू बी इन लाइन विथ वीमेंस इक्वालिटी। तो उसके लिए कोर्ट इतना सपोर्ट नहीं दिया है। तो ये स्पेशल अरेंजमेंट, अब अगर हम फेडरलिज्म बोलते हैं, शेयरिंग ऑफ पावर्स बोलते हैं, तो हमारे पास टेरिटरीज है जिनका रिक्वायरमेंट्स अलग है, डेवलपमेंट स्टेज अलग है, जिनके कम्युनिटी का प्रेफरेंसेस अलग है। ये सब सोचकर हमने काफ़ी कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स वर्कआउट किया है। लेकिन इसको भी देश के गवर्नेंस में
पर्टिकुलरली सेंट्रल गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि एक आप देखते हैं इलेक्शन में भी हमें अलग अलग टेरिटरी से अलग अलग नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। कुछ टेरिटरी से ओनली वन रिप्रेजेंटेटिव विल बी देयर, कुछ टेरिटरी से हमें मिलेगा 30 होगा, 50 होगा, 80 होगा। तो एक अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, अगर हम पार्लियामेंट बोलते हैं तो भी पार्लियामेंट में भी हम देखते हैं अलोकेशन ऑफ सीट्स डिफरेंट है डिफरेंट टेरिटरीज के लिए। फिर हमारे पास यूनियन टेरिटरीज है। अगर आप दिल्ली का केस देखो और पुदुचेरी का देखो, ये एक हाइब्रिड मॉडल है कि उनके कुछ फीचर्स स्टेट्स के साथ जाते हैं, कुछ फीचर्स स्टेट्स के साथ यूनियन टेरिटरी का। दिल्ली देखो, लेफ्टिनेंट गवर्नर इज द एडमिनिस्ट्रेटर हु इज सेंट्रली अपॉइंटेड, लेकिन उनका अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है, अपना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर एक्सेट्रा है। नाउ दिल्ली के केस में स्पेशल ऑल दी स्पेशल अरेंजमेंट्स आर थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो उसमें भी आप डेमोक्रेसी देखोगे कि अगर एक मिनट के लिए हम मानते हैं कि ये भी कुछ पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस हुआ है, काफ़ी मूवमेंट्स चला है, तो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए किया है, कुछ केसेस में हो सकता है। दिल्ली के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में वे स्पेसिफिक था कि दिल्ली को अपना एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चाहिए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए, लेकिन उसमें 3 सब्जेक्ट्स ऐसा है कि वो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के हाथ में नहीं है। एक है दिल्ली पुलिस, दूसरा है लैंड, तीसरा है पब्लिक ऑर्डर। ये तीनों पार्लियामेंट के पावर में है। तो देखो कितने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे कि इसलिए गवर्नेंस ऑफ द कंट्री इज नॉट एन ईजी टास्क। एंड ये फ्यूचर में भी आपको चैलेंजेस दे देंगे, क्योंकि हर एक टेरिटरीज का स्टेटस कैन बी चेंज्ड। अ स्टेट, a union territory for long number of years then assumes the character of a state with a legislative assembly. Some states may be converted into a union territory. There are multiple reasons for it. So what I wanted to say is that federalism is a principle, but don't try to see it only as a sharing of power in between the center and the states. Now, all the more you can see an area where these special arrangements also are special and different with respect to the financial resources allocation. अलग अलग parts के लिए अलग अलग arrangements दिया है, but then you can also see something which is not clearly within the field of law, लेकिन politics, because it all depends on the performance of the political parties, the stability within the system of governance, the growth of power of regional parties. All these will give scope for bargaining with the center. लेकिन मैं बोलती हूँ कि ये asymmetry is essential for keeping up the diversity of the country, for keeping up its plurality, but it should not hamper the development of the country. So whatever is needed for the development, because we all like to have our own people coming up in terms of education, in terms of accessing public services, employment opportunities, entrepreneurship for themselves, all these are necessary. लेकिन asymmetry वो फेडरेशन में होता है, to it brings together different territories, लेकिन इसको होल्ड करके आगे लेकर जाना भी एक डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स टास्क है। मैं इतना ही बोल सकती हूँ, क्योंकि the more I look at the constitution, I can see too many complexities, and much of the complexities we never discuss in classes. क्योंकि अगर आप देखोगे 371 से शुरू करके 371 के बाद कैपिटल ए से शुरू करके कैपिटल जे तक हमने अभी तक इंक्लूड किया है। दैट मीन्स वी हैव मेड स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर मोर देन 10 स्टेट्स और टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज के लिए भी हमने स्पेशल अरेंजमेंट्स लेकर आ गया है। ऑल यूनियन टेरिटरीज आर नॉट यूनिफॉर्म in terms of the constitutional scheme. So इतना complex एक system में हम काम कर रहे हैं।
और वो हमें ज़रूरी है बिकॉज एक फेडरल सिस्टम में आपको ये डाइवर्सिटी और प्लुरलिटी डे टू डे बेसिस पर फेस करना पड़ता है. हाउ बेटर यू कैन मैनेज डिपेंड अपॉन द लीडरशिप, द पॉलिटिकल situation of the country, the kind of stability in governments across India, all these are decisive factors. Thank you.